क्या होता है इसमें? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पर्संस। और इसमें आर क्या होता है? नंबर ऑफ पर्संस या ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड। ग्रुप बनाना है आपको, टीम बनानी है। इसका फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने? पहले टोटल अरेंजमेंट बना लो एनपीआर, और उसको फिर डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके फिर ये बना लिया था, एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो आप जनरली जब बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। और ये कहां से बना था? पहले टोटल अरेंजमेंट कर लो 9 में से आर चीजों का, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से, तो सिलेक्शन यानी ग्रुप्स बन के आ जाएंगे आपके सामने। ये फॉर्मूला था। अब हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे आज। थोड़ी सी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 1 2 3 है बस, लेकिन हम 8 7 करेंगे कम से कम। शॉर्टकट रिपीटेशन वाला? अच्छा बताया तो रुको, इसको कंप्लीट कर लो, मैं वो भी कराया। ये नोट कराया हुआ है, ये निमान तुम नोट कर लो। मैं इसका मतलब डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, अभी आप नोट कर लो। डेरिवेशन कुछ है नहीं खास इसका वैसे। एनसीआर एनपीआर में फर्क अच्छे से याद रखना। सी कब लगेगा? जब हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन हमें बोलेगा ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ, कमेटी बनाओ, इतने लोगों को सिलेक्ट करके भेज दो कोई कंपटीशन में, क्रिकेट टीम बना लो, फुटबॉल टीम बना लो, तो हम इसको यूज करेंगे। रब कर दो। यश, एक क्वेश्चन बहुत आसान तुम्हारे लिए। एक टीम है, ठीक है, फुटबॉल टीम बनानी है। 17 प्लेयर्स पूरे स्टेट में से शॉर्ट लिस्टेड किए गए। ठीक है, हमने कहा भी 17 प्लेयर शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। टीम बनानी है 11 प्लेयर की। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो कितनी टीम्स बन सकती हैं अगर आपके पास 17 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर की टीम बनानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। 17 में से 11 प्लेयर की टीम बनानी है, तो कितने सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग? टीम कितनी बन सकती है वो आप बताओ, मुझे नहीं पता। जीवितेश, या 70C11 या 17P11? या तो पी आएगा, देखो सी आएगा। यश ने बोला है सी, सी आ जाएगा। निवान, 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर की टीम बनानी है, ये कह रहे हैं सी आएगा। सोच के जवाब देना। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो यानी कि डाउट है अभी भी। कॉन्फिडेंट रहो ना, सी तो आएगा। 17 प्लेयर में से 11 प्लेयर की टीम, मैं बोलता रहा हूँ टीम बनानी है। टीम बनाने में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, आप आगे मैं पीछे, आप खड़े हो, ऐसे कुछ नहीं होता। तो 17C11, राइट। विनीत, अब 17 प्लेयर में एक प्लेयर ऐसा है, पर्टिकुलर एक प्लेयर, उसको टीम में रखना है। अब बताओ कितनी टीम बन सकती है? एक प्लेयर तो रखना ही है। करेक्ट। वर्क कंप्लीट नहीं है, मल्टीप्लाई। परफेक्ट। ये बताया था, जिसको रखना है उसको बुलाओ। उसको बुलाने का तरीका क्या होता है? 1 लिख लो, वो आ गया। उसको लेना है नहीं लेना है बताओ? हमने कहा भी उसको लेना है, तो 1 में से 1 ले लिया। अभी रिमेनिंग प्लेयर बच गए 16। 16 में से बचे हुए चूज कर लो आप, तो 16 सीट है। भव्य, एक प्लेयर ऐसा है जिसको तो लेना नहीं है, और एक प्लेयर ऐसा है जिसको हमेशा लेना है। अब बताओ। One player is there which is always excluded, and one player is there particular which is always included. हाँ बोल दो मेरे को, आप बोलो, मैं लिख दूंगा यहाँ। 1C0 इंटू 1C1, आराम से हिसाब लगा लो। क्या ये ठीक है? एक प्लेयर को तो लेना ही नहीं है। एक प्लेयर की जैक लग गई मिनिस्ट्री में, वो कहता है उसको लेना पड़ेगा भाई। तो एक प्लेयर को लेना नहीं है, बेकार खेल रहा है, उसको बुलाया, देखो वही आ गया। कैसे आता है? हम 1 लिखते हैं, वो आ जाता है। 1 उसको नहीं लेना है, 0 सिलेक्ट ही नहीं किया, इसको बाहर करो। दूसरा प्लेयर को बुलाया, उसको लेना है, तो पहले 1 लिखा, उसके नीचे 1 लिख दिया, यानी इसको ले लिया। अभी 17 में से 2 निकल गए, तो रह गए 15। अब 15 में से बाकी प्लेयर की टीम बनाओ, तो एक ही प्लेयर तो लिया है ना भी आपने टीम में, तो बाकी के 10 यहां से ले लो। तो इतने सिलेक्शन हो सकते हैं, जबकि कंडीशन क्या दी थी मैंने आपको अभी? एक प्लेयर को कभी लेना नहीं है, और एक प्लेयर ऐसा है जिसको हमेशा लेना है। क्लियर हो गया? टीम बन रही है, ग्रुप बन रहा है, कमेटी बन रही है, जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, समझ जाओ ये कॉम्बिनेशन। ऑल राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी की भी है, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। नंबर 1, एक सेकेंड हो गया। नंबर 1, ओके।
ये जो प्रॉपर्टी बताऊंगा इस पे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इसको भी दवाई खिला दो। डन, शुरू करें। चलो, नंबर वन प्रॉपर्टी देखो, मान लो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर बोलूंगा मैं। तो हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन लिखा एनसीपी, एन टोटल है, हमने कितने सिलेक्ट किए बताओ उसमें से, हमने पी सिलेक्ट कर ली। और एक और कॉम्बिनेशन है एनसीक्यू, इस बार हमने एन में से कितने कर लिए, क्यू सिलेक्ट कर लिए। और हमने कहा इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर ऐसा होता है देन दैट इंप्लाइज, ये जो एन होता है दोनों जगह सेम है ना, ये जो एन होता है या तो ये दोनों के सम के इक्वल होगा और या फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा। एनसीईआरटी की जब आप थर्ड एक्सेस खोलते हो उसमें पहला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी का है। अगर एनसीपी एनसीक्यू दो कॉम्बिनेशन आपस में आपको बोला जा रहा है इक्वल है, तो ध्यान से देखना दोनों में एन सेम मिलेगा, ये पी और क्यू डिफरेंट मिलेंगे। तो पहली कंडीशन पॉसिबल क्या है, ये जो एन है ये इन दोनों का सम है, और या फिर ये दोनों ही आपस में इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर टू, अभी आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में, आप लिख लो पहले, मैं एक क्वेश्चन सबका कराऊंगा। टू, एन सी आर एक कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी हमने करा था 15C2 किया हमने, 15C1 किया, इस तरह से। तो एक कॉम्बिनेशन है, आप चाहो तो इसको चेंज करके लिख सकते हो। कैसे, एन को तो एन लिखोगे, कोई चेंज नहीं कर सकते आप, सी को तो सी लिखना ही पड़ेगा। आप आर को चेंज कर सकते हो, आप इस आर के बदले मालूम क्या लिख सकते हो, एन में से आर माइनस करो, एन माइनस आर लिख सकते हो। ऐसा करने से कॉम्बिनेशन की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 8C2, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 8C, 8 में से 2 गया 6, चेक करके देखिए क्या आपस में इक्वल है ये, आप चेक कर लो। इसका फॉर्मूला बोलो कैसे लगेगा, पहले आएगा 8 फैक्टोरियल, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल, और फिर आएगा 2 फैक्टोरियल। इसको देखो सॉल्व करो, पहले आएगा 8 फैक्टोरियल, फिर नीचे आएगा 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल, इनटू में आएगा 6 फैक्टोरियल। देखो सेम आया नहीं आया। आप क्वेश्चन ये उठता, आप ऐसा करोगे क्यों, आप क्यों करोगे ऐसा, यही ठीक है ना, इसको माइनस करने की जरूरत क्या है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन आईटी में क्वेश्चन आया था, इसका दूंगा आपको करने के लिए। हाँ बोलो बोलो, दोबारा बताता हूँ। एक है 7C3, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया 7C4। अब मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लिख सकते हैं, बराबर आएंगे दोनों, ये चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल, 7 में से 3 माइनस करो 4 फैक्टोरियल, इनटू में इसी का फैक्टोरियल आता है 3 फैक्टोरियल। इसको चेक करते हैं, ये है 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल, और फिर इसका फैक्टोरियल आएगा 4 फैक्टोरियल। चेक करो क्या दोनों इक्वल है, इसलिए लिख सकते हैं ऐसा। थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान से देखने वाली प्रॉपर्टी, ये भी एनसीईआरटी में है। जब मैं स्टार मार्क करने शुरू कर दूंगा वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा करेंगे। एक कॉम्बिनेशन बना दिया भाई एनसीआर, एन में से आर रोगों को सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमने एक दूसरा कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया NCR-1। आप पहले देखो दोनों कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रखी है, मैंने एन सेम रखा है, एन इसमें भी एन इसमें भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ आर है और ये R-1 है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सही में आता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, एक के बाद दूसरा। अगर ये 5 है तो बोलो ये कितना है, ये 4 है। अगर इस तरह के दो कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे हैं तो आप देखो ऐड कैसे कर सकते हो, ये जो एन है ना इसमें +1 करो, सी का सी लिखो, एन में एक बढ़ा दिया, सी का सी लिखा, इनमें से जो बड़ा होगा ना वो आ जाएगा, इनमें से बड़ा कौन है, आर, तो ये लो एक सिंगल बन जाएगा, N+1 CR। एक वर्बली बताओ चलो, 7C4 7C5 बोलो, ऐड हो रहे हैं, 7 में एक प्लस कर दो 8 हो गया, और इनमें से उसको ले लेना जो बड़ा वाला है, तो बड़ा तो 5 है, 8C5। आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो रफ में, इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा वो अकेले इस आंसर के इक्वल आएगा। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीआर शर्त यही है, लेकिन दोनों में एन सेम होना जरूरी है, और ये दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने भी जरूरी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 में यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक ही ड्रॉ हो सकता है। 3 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करके कितने सेगमेंट आ सकते हैं,
3 सेगमेंट आ सकते हैं, देखो ये दूसरा और ये तीसरा, 3 हो गए। 4 पॉइंट है, 4, देखें जरा, 3 4 5 6, 2 डायगोनल बन गए बीच में। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 हो गए थे, 7 8 9 10। ये हिसाब ना पता नहीं किसने लगाया किसने बनाया, ये हिसाब लगाते चले गए तो उनको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मिल गया। जब मैंने 2 पॉइंट दिए, जब 2 पॉइंट दिए तो लाइन कितनी बनी? 1 बनी थी। जब हमने 3 पॉइंट लिए तो लाइन कितनी बनी थी? 3 बनी थी। जब हमने 4 पॉइंट लिए लाइन कितनी बनी थी? 6 बनी थी। और जब हमने 5 पॉइंट लिए तो कितनी बनी? 10 बनी। वैसे पैटर्न पकड़ में नहीं आएगा, आप पैटर्न पकड़ लो, नहीं पकड़ में आएगा। 2 पे 1 बनी, 3 पे 3 बनी, 4 पे 6 बनी, 5 पे 10 बनी, 6 पे कितनी बनेंगी? पैटर्न पकड़ में नहीं आया। पैटर्न कॉम्बिनेशन का बनाया गया। कैसे बनाया गया? 2 पॉइंट है तो इसको ऐसे लिखा गया 2C2, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। 3 पॉइंट है, इसको लिखा गया 3C2, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। 4 पॉइंट है, इसको लिखा गया 4C2, इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा। अब बताओ इस पैटर्न के हिसाब से इसमें क्या चीज नहीं बदली जा रही? 2 नहीं बदला जा रहा। इसके पीछे लॉजिक कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनती, तो इसने 2 फिक्स कर दिया गया। और बाकी यहाँ पे जो ऊपर नंबर आप देख रहे हो ये बदल रहा है किसके हिसाब से? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। अभी बोलो 10 पॉइंट है, कितनी लाइन बनेगी? 10C2। अभी बोलो n पॉइंट्स हैं, लाइन कितनी बन सकती है? nC2। तो इसी कॉन्सेप्ट, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये ऐसे पैटर्न फॉलो किया गया और उसके हिसाब से देखा गया ये तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म, ये वैल्यू आनी शुरू हो गई है C2 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एक कार्टेशियन प्लेन पे n पॉइंट्स हैं, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है? एक तो आप लिखेंगे लाइंस कितनी बन सकती हैं, n पॉइंट्स को ज्वाइन करके टोटल लाइंस बन सकती हैं nC2। अच्छा ये बताओ 3 पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल कितने बनते हैं? एक। हर 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का पैटर्न बनाया गया, ट्रायंगल्स अगर निकालने हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो nC2। क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनते हैं? 4 पॉइंट से एक बनता है, तो n पॉइंट से कितने बनेंगे बोलो? nC4। पेंटागन पे कोई प्रूफ अभी तक नहीं है, nC4 तक तो काम करता है। तो अगर 3 पॉइंट है, सॉरी अगर मैं आपको बोलता हूँ 6 पॉइंट है जी मेरे पास एक प्लेन पे, ट्रायंगल्स बताओ कितने बनेंगे? गिनने की जरूरत ही नहीं है, 6C3 सॉल्व कर लेना। मेरे पास 7 पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे? 7C4 सॉल्व कर लेना। अब इसमें ये स्टार और ये स्टार, मतलब एनसीईआरटी कवर नहीं करती नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी इसमें और है आगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्योंकि जब आप एन पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हो तो एक क्लोज्ड फिगर बन जाती है, अंदर भी लाइंस आती है, बाहर बाउंड्री पे भी आती हैं, तो अंदर जो लाइंस बनती हैं वो कितनी, इसको आप डायगोनल्स कहते हो। सर एक तो क्वेश्चन इसमें पूछना आप nC2 माइनस है, ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया? एन पॉइंट को ज्वाइन करके लाइंस बनेंगी nC2, उसमें से सारी आउटर लाइंस माइनस कर दो। और आउटर लाइंस कितनी होती हैं? जितने पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखो 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट है, अब बताओ आउटर लाइन कितनी बनाओगे? 4। तो पहले तो लाइन टोटल बना लो, 4 हो गई, और टोटल कितनी बनेगी? 6। तो 6 टोटल बनेगी, उसमें से 4 माइनस करो, डायगोनल कितने आए? 2 आए। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया? टोटल n पॉइंट से लाइन बनेगी nC2, उसमें से नंबर ऑफ लाइंस माइनस कर दो, डायगोनल्स आ जाएंगे। और इसको सॉल्व करके ना बेटर ये आप ये वाला याद कर लेना, n(-3)/2, इसको सॉल्व करके यही बनता है। तो बेटर है आप इसको याद कर लेना, आपका टाइम बच जाए। नंबर ऑफ डायगोनल्स, n इसमें हितेश रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉइंट्स को गिवन इन अ प्लेन। हितेश इसमें जो n में लिख रहा हूं सब जगह पे, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट दिए जाएंगे। सर आवाज आ रही है? आ रही है हितेश? बिल्कुल आ रही है। सर जैसे आपने ट्रायंगल में लिखा था NC3, तो सर ये 3 क्या है फिर? ये 3 ना फिक्स नंबर है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आप हमेशा nC3 में n को चेंज करोगे, और n कितना लोगे? जितने पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। C3 में 3 आपका फिक्स रहेगा। गॉट इट? जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो उसमें C4 फिक्स रहेगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा nC4।
ट्राइंगल्स में NC3, नंबर ऑफ लाइंस में NC2 और नंबर ऑफ डायगोनल्स में NC2 माइनस n, इसको सिंप्लीफाई करके बनेगा n इंटू n माइनस 3/2। बेटर है ये वाला याद करो। अच्छा सर, मतलब इससे पता चल जाएगा कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने यस, क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल बिल्कुल, ओके बिल्कुल सर। सही कहा आपने। अब इसमें एक ट्विस्ट और आता है, पॉइंट नंबर 5 लिखे। मैंने आपको बोला जैसे टोटल पॉइंट्स हैं एक प्लेन में n, टोटल पॉइंट्स n दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए, 10 दे दिए, हमें फर्क नहीं पड़ता आपको। और उसमें से आपको ये बोल दिया आउट ऑफ विच p पॉइंट्स आर कोलिनियर। टोटल तो n पॉइंट्स है। कुणाल मैम शायद इधर है। हाँ, अच्छा। तो अब मान लो मैंने कहा टोटल पॉइंट्स तो n है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन अभी क्या दे दिया इन्होंने, उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हो गए हैं। कोलिनियर समझते हो आप क्या होता है? कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट्स कोलिनियर, एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं तो हम बोलते हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा दो से ज्यादा होते हैं, दो पॉइंट को कोलिनियर कभी नहीं कहा जाता, दो से ऊपर है तो कोलिनियर होता है। अब क्या करें भाई, अब कितनी लाइंस बनेंगी? अच्छा पहले तो ये बताओ n पॉइंट से लाइन कितनी बनेगी? अभी लिखा है आपको n पॉइंट से NC2, टोटल बना लिया आपने तो लाइन NC2। लेकिन आप ये बात जानते हो कि जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उनसे लाइन तो सिर्फ एक ही बनती है ना, यहाँ तो लाइन फालतू बन गई आपकी। तो क्या करो, जितनी फालतू बनी है वो सारी माइनस कर दो, PC2। इसमें P क्या है बताओ? जो कोलिनियर पॉइंट्स की क्वांटिटी है, वो सब लाइंस आपने माइनस कर दी जो एक्स्ट्रा बन गई। और आपने, आपको मालूम है कि उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनी होगी, तो वो आपने एक इसमें +1 कर। तो अगर मैंने कहा 17 पॉइंट है, उसमें से 10 कोलिनियर है, अब बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी? 17 पॉइंट है, 10 कोलिनियर, 17 सी टोटल बना दी, दस -10 कोलिनियर है, -10 C2, सब लाइन माइनस कर दी आपने। वो वाली भी माइनस कर दी जो एक बनी थी, तो इसलिए आपने उसको क्या किया, बाद में +1 कर दिया। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? चलो एक काम करो, पहले बताओ n पॉइंट से ट्राइंगल कितने बनते हैं? NC3, सारे ट्राइंगल बना लो पहले। अब जो फालतू वाले बने ना वो सारे माइनस कर दो। P पॉइंट से ट्राइंगल बन ही नहीं सकते ना, वो तो कोलिनियर है, तो वो ट्राइंगल जो आपने एक्स्ट्रा बनाए वो माइनस कर दो, -PC3। प्लस कुछ नहीं, क्योंकि कोई ट्राइंगल तो बनेगा नहीं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। देखो अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं जिसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे? टोटल पहले लाइंस बनाओ, NC2 टोटल बन गई। आपको मालूम है कि उसमें से कुछ पॉइंट तो कोलिनियर थे, वो लाइन तो बनी नहीं होंगी, तो वो सारी लाइंस आपने PC2 जो एक्स्ट्रा बनी वो माइनस कर दी। वो कौन से माइनस कर दी? जो पॉइंट्स कोलिनियर थे ना वो सब लाइन आपने माइनस कर दी, क्योंकि लाइन थी नहीं कोई उनसे। आपने वो वाली भी माइनस कर दी जो खुद सिंगल बनने वाली थी, इसलिए आपने उसमें एक प्लस कर दिया ताकि उसको तो ऐड करें ना लाइन को। ट्राइंगल में सोचो आप, n पॉइंट्स टोटल हैं, ट्राइंगल बने NC3। मैंने कहा उसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर थे, आपको अच्छा कोलिनियर वाले पॉइंट्स तो फालतू ट्राइंगल बन गए, आपने वो सारे ट्राइंगल माइनस कर दिए। अब बताओ क्या उन कोलिनियर पॉइंट्स को सारे माइनस कर दिए, कोई ट्राइंगल बनता उनसे? वन ऐड होता क्या उसमें? 3 पॉइंट कोलिनियर है, 4 पॉइंट कोलिनियर है, कोई ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं उनसे। वन ऐड यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि उन सब पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन तो बनती है ना, इसलिए वन ऐड हुआ। यहाँ कुछ ऐड नहीं करा, कुछ बना ही नहीं ट्राइंगल, क्योंकि एक्स्ट्रा कोलिनियर ट्राइंगल सारे हटेंगे, सब तो बल सारे एक्स्ट्रा बन गए वो तो। 17 पॉइंट्स है और उसमें 10 पॉइंट कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ लाइंस निकाल दी आपने। 17 इंटू 8 कितना होता है? 126 -45 +1। मैं सॉल्व कैसे करता हूँ अभी आपको सिखाऊंगा। 17C2 को मैंने मन में सॉल्व कर लिया, आप लोगों को भी सिखा देता हूँ ताकि आपने फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ो। सीधा आंसर लिखा ना, जैसे 8C2 28, 9C2 निकाल रहा हूँ, रुक जाओ 36। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो थे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे ना मान लो आपके पास ये बहुत सारी लाइंस हैं, ये सब पैरेलल है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये भले ही आपके एग्जाम में ना आए, भले ही ना आए, उतना ही आए जितना एनसीईआरटी में, लेकिन आगे तो काम आएगा। क्या पढ़ाई थोड़ी रोक दोगे 12th के बाद? 12th के बाद आगे तैयारी नहीं करोगे किसी कॉम्पिटिशन? ये बहुत सारी लाइंस हैं जो पैरेलल है, मान लेते हैं m पैरेलल लाइंस हैं, m, और इनको ये पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल है, ये इनको कट कर रही है।
ये भी बहुत सारी हैं, चलो मान लेते हैं इनसे कम है, लेट से ये n पैरेलल लाइन, तो m तो ऐसे हॉरिजॉन्टल आ गई पैरेलल, और n पैरेलल ऐसे टेढ़ी इनको कटती हुई आ रही है, टेढ़ी आ रही है सीधी आ रही है, लेकिन वो पैरेलल। कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, छोटे बड़े, एक सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, सारे पैरेललोग्राम काउंट करने हैं। अगर आप मैनुअली काउंट करोगे तो पागल हो जाओगे आप। जैसे इसको काउंट करते हैं, चलो एक सिंगल काउंट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 20 तो है सिंगल सिंगल, 20 तो हो गए सिंगल सिंगल। 20। अब एक ये वाला पैरेललोग्राम, ये वाला देखो, ये भी तो पैरेललोग्राम है ना, 21, एक ये है देखो, ये रहा 22, एक ये रहा 23, एक ये बीच वाला 24, हो गया दिमाग खराब हो। अब ढूंढ लो, मिस हो जाएगा कोई ना कोई। तो पैरेललोग्राम ऐसे काउंट नहीं कर सकते आप, काउंट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत टफ जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब सुनो कैसे निकालोगे, कॉम्बिनेशन से निकालोगे। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, इसको भी कॉम्बिनेशन से फिट करके बना दिया। ऐसी लाइंस कितनी है, m, तो आप कैलकुलेट करोगे mc2, mc2, और ऐसे कितनी ट्रांसवर्सल आ रही हैं, मान लो n आ रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे nc2 से, इतने पैरेललोग्राम्स बनते, 2 लाइंस, क्योंकि 2 पैरेलल और 2 पैरेलल कट करके एक पैरेललोग्राम बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर 2 आप ऐसे खींच लो और 2 आप ऐसे खींच लो, एक पैरेललोग्राम बनेगा। 2 का देखो लॉजिक तो यही है, बाकी ऐसा कुछ इसका प्रूफ नहीं है। ये जिसने भी ड्राइव किए फॉर्मूले वो मैनुअली प्रोसेस से करके देखे गए। जैसे हमको मालूम है अगर हम 2 ऐसे खींच लें और 2 लाइन ऐसे खींच लें, तो सिर्फ 2 खींचें तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, एक बनेगा। तो ऐसे 2 पे कैलकुलेट करते चले गए, तो हर बार 2 लाइन खींचते चले गए, इसलिए यहाँ पे 2 फिक्स किया। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्लियर हो गया ये भी। आगे चलें, बस एक प्रॉपर्टी और है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, mc2 मल्टीप्लाई nc2। चलिए जी, एक एक प्रॉपर्टी का कम से कम एक एक क्वेश्चन तो करेंगे। स्टार्ट है जी, बिल्कुल स्टार्ट है ना, हाँ स्टार्ट है। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। ओह शिट, सेकंड पार्ट आ गया। हाँ, फर्स्ट पार्ट है आगे किसी के पास, मैं बाय मिस्टेक सेकंड पार्ट उठा लाया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताएंगे आप। ऑक्टागन मालूम है क्या होता है, क्या होता है, 8 साइड की जो क्लोज्ड फिगर होती है। ऑक्टागन के वर्टेक्स कितने होते हैं किसी को पता है, कॉर्नर, ऑक्टागन 8, अष्ट, ऑक्टोपस 8 ही तो होता है ना, 8 पैर वाला। ऑक्टागन यानी 8। नैनागन मालूम है किसी को, 9। डेकागन 10। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम गन में नहीं होता, बस क्वाड्रिलेटरल ही होता है। सर चलो बताओ आंसर कितने 20 है। डायगोनल, 20 डायगोनल्स। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, सर यस करेक्ट हितेश, सीधा सीधा 1 मार्क 20 है ना। क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है आपका, 20 आंसर आएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2 डायरेक्ट लगाना है, n की जगह 8 रख दो, बस 20 डायगोनल्स है ऑक्टागन में। सेकंड क्वेश्चन लिखो, ध्यान से जवाब देना, आंसर बताऊंगा नहीं अब तक, सॉल्व नहीं करोगे, ध्यान से क्वेश्चन लिखना। इफ अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, if a polygon has 44 diagonals, find the number of the sides। एक पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हैं, उसकी साइड्स बताओ कितनी है, ध्यान से करना। If a polygon has 44 diagonals, find the number of the sides। एक पॉलीगन में 44 डायगोनल्स अगर आते हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, C2, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपका आंसर 11 है, ओके।
ओके, और कोई? नहीं नहीं, नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट पे नहीं हो सकती। ये 11, ये मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को आप सिर्फ आंसर बोलोगे, मैं बताऊंगा पूरा लेकिन अभी नहीं। इस क्वेश्चन पे मेरा एक्सपीरियंस जो अब तक रहा है, तक पढ़ा है मैंने बच्चों को, 70-80% बच्चे गलत आंसर देते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या 11 आंसर है? आपका 11 है? 11 11, 3 बच्चे 11 कह रहे हैं, और कोई? हाँ कर लो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। कोशिश तो करो, गलत तो निकालो, जब तक गलत नहीं करोगे ना सही भी नहीं आता, कई बार गलत करने के बाद सही आता है। 900 साइड कैसे हो सकती है? 11 ही आ रहा है, अच्छा तो फैक्टराइज कर लो भाई। वैसे बताओ आपको, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में ना कॉर्डिकेशन बनाया मत करो, टाइम वेस्ट होता है। मैं बताऊंगा, देखो अभी शॉर्टकट मारते हैं। 11 आ रहा सर है? 11 आ रहा है, 11। ठीक है भाई, तो आपको बताता हूँ, चलो मैं 11 एकदम करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, आप लोग 3-4 लोग सही थे, लेकिन बस देखो 1 2 3 4 5 और इधर 6, 6 बच्चों ने सही आंसर दिया। देखो इसमें क्या होता है, जब मैं इस क्वेश्चन को देता हूं तो पहली मेजर मिस्टेक सुनो जो जनरली बच्चे करते हैं। जब मैं कहता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए हुए हैं 44, नंबर ऑफ साइड्स निकालो, तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन पर रीड कर रहे होते हैं शायद, और इसमें एन के प्लेस पर रख देते हैं 44। एन दिया ही नहीं है, क्या करते हैं 44 रख के आंसर निकाल देते हैं। 44 इंटू 41/2, 22, और 22 को 75 कर देते हैं, आंसर आ गया हमारे। ये रॉन्ग हो गया। मैंने थोड़ी बोला नंबर ऑफ साइड्स 44 है, नंबर ऑफ साइड्स n है इसके अंदर, तो मैंने तो पूछा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जबकि ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये 44 के इक्वल है। क्या आप ये वाली बात समझे? पहले तो ये बताओ। नहीं हाँ तो रिजेक्टेड है, जो पॉजिटिव है वही लेंगे बस हम। फिर 11 ही आ रहा है। अच्छा अब आपने क्या किया, देखो सुनो, आपने इसको किसके इक्वल रखा? इसको रखा 44 के इक्वल। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या बनाते हो, क्वाड्रेटिक बनाते हो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं फिर फैक्टर करते हैं, कई बार तो फैक्टर ही नहीं मिलते, ढूंढ के रह जाते हैं, अरे आई रहा, फिर करो नहीं आ रहा। तो करने की जरूरत क्या है, फैक्टराइजेशन। जब भी आप जब भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, कभी भी किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। चैप्टर कौन सा बोला है मैंने? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाकी का मुझे नहीं पता। ये 88 है, हाँ 88 है, ये n है, और ये कितना कम है, n में कितना कम है, 3 कम है। ये दो नंबर ऐसे हैं जिसमें एक n है और एक उससे 3 कम है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये भी ऐसा बन सकता है, सोचना है थोड़ा सा बस, दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें एक छोटा होगा और एक उससे 3 छोटा होगा, एक बड़ा होगा। साफ साफ दिख रहा है 11 इंटू 8, सिर्फ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 88 यस को क्या सर। लिख सकते हैं, 11 इंटू 8। कौन कह रहा है फैक्टराइजेशन करने को? अब आमने सामने कंपेयरिंग करके n बता दो, जैसे मर्जी कंपेयर कर लो। बड़े वाले को बड़े वाले से कर लो, चाहे छोटे वाले को छोटे वाले से कर लो। n की वैल्यू कितनी? 11। खत्म हो गया क्वेश्चन। कौन कह रहा है आपको कोऑर्डिनेशन बना के दिखानी है? क्या चीज? नहीं, कौन कह रहा है ओपन करने को? यही तो मैं कह रहा हूं, जनरली सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। n² - 3n - 88 = 0, 10th क्लास की बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर फैक्टराइजेशन लगाते हैं। गलत थोड़ी है कोई, लेकिन टाइम वेस्ट है। अगर RHS पे तो वो तो 88 ही हो गया। अच्छा 4 × 22, लेकिन 22 और 4 में तो 3 का गैप नहीं है ना। आपको दो नंबर ऐसे सोचने जिसमें 3 का डिफरेंस आ रहा हो बस, और मल्टीप्लाई करके 88 तो आ ही रहा होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड? हाँ, जो स्क्वायर होता है वो भी रेक्टेंगल होता है, ध्यान रखना। वैसे तो चेस बोर्ड में कोई रेक्टेंगल नहीं होता, स्क्वायर होते हैं, लेकिन जब आप दो स्क्वायर को ऐड करोगे ना तो रेक्टेंगल बन जाएगा। वो समझ गए मेरी बात? वैसे सिंगल सिंगल स्क्वायर होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं सिंगल सिंगल? सिंगल सिंगल 64, 8 ऐसे होते हैं, 8 ऐसे लाइन होती है। चेस बोर्ड आती है सबको देखनी? चेस खेलते हो, शतरंज, बादशाह, वजीर, ऊंट, कहाँ फिर आती है ना? बस ठीक है, चलो गिन के बताओ। रेक्टेंगल कह लो चाहे आप पैरेललोग्राम कह लो, क्योंकि वो सारे पैरेललोग्राम 90 डिग्री एंगल पे होते हैं ना, इसलिए मैंने बोला रेक्टेंगल। एक चेस स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है।
हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी में वेरीफाई कर लेता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। और जितने स्क्वायर होते हैं, जितने रेक्टेंगल होते हैं, सब पैरेललोग्राम होते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बस। मैं एक चेसबोर्ड जब तक बना देता हूँ, देखो मैंने भी लिखवाया है। ओके ये लो, ये चेस बोर्ड है, मैंने चेस बोर्ड बना दिया। ये लो जी, आ जाओ, बाजी हो जाए। चेस खेलनी आती है तुम में से किसी को? नहीं, चेस जरूर खेलनी आनी चाहिए। आपको नहीं आती तो आप सीखो। नहीं, चेस जरूर आनी चाहिए। चेस से अच्छी कसरत नहीं है दिमाग की। और जो चेस खेलता है वो लाइफ में मात ही नहीं खाता। चेस जरूर खेला करो। अगर आपको चेस आती होती ना तो मैं आपको 8 8 9 करीब 4 ऐसी बताया था, एक शुरू के 5-10 मिनट में गेम ओवर। चेस जिसको आती है उसको सही नहीं आएगा, वो चेस ही उसके लिए। सिर्फ वो चाल वही पकड़ पाएगा जो चेस का प्लेयर होगा। वो समझ जाएगा इसको चेस खेलनी आती है और ये वो चाल चलने जा रहा है। वरना तो आम बंदा तो पकड़ ही नहीं सकता। 5-6 चाल में गेम खत्म, चेक एंड मेट। जल्दी बताओ जी, कितने हैं इसमें रेक्टेंगल, गिन के बताओ। हार मानो या तो हथियार डालो। गिन रहे हो तो गिन नहीं पाओगे। बता दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत ही तो आ रहे होंगे। 784 आ रहे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं हम आपके आंसर। 784 रेक्टेंगल्स हैं इसमें। ओके, और कोई? 70 तो बहुत ज्यादा है। 64 तो ही गिनवा दिया मैंने आपको, ये लो। 65, ये दोनों को मिला के, इन दोनों को 66, इन चारों को मिला के 67। 70 में ही गिनवा दूंगा आपको इसी एरिया में भी। और ये तो पूरा कवर करना है एरिया। 2 वाले भी लेने हैं, 4 वाले लेने हैं, 5 वाले लेने हैं, लंबी स्ट्रिप लेनी है, वो भी रेक्टेंगल है। चलो हार मान लेते हो। 784 आपका भी आ रहा है। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया 784। इधर ऑनलाइन में कोई? कुणाल, धनेश, चिराग? सर 1296। 1296। चिराग का आंसर आ रहा है 1296। नहीं लग रहा है, नहीं बताओ भाई, लगना नहीं है भाई। कैलकुलेशन एग्जैक्ट, चांस हो कि हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। चलो फिर बाकी लोग हार मान रहे हैं। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, अभी और भी क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। आप पहले 1296 आपको भी ये आ रहा है, तो 2 बच्चे 1296, 2 बच्चे 784, 3 बच्चे 1296 और 2 बच्चे 784। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? आप हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी पैरेलल है सारी गिन लो। क्या गिन सकते हो आप कितनी लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल है? आप वो तो आप गिनो, आप गिनो, यहां से गिनो, ये भी लाइन है, यहां से बन रहे हैं देखो पैरेललोग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जो लाइंस हैं वो 9 पैरेलल हैं 9C2। अब ये गिनो ऐसे कितनी लाइंस हैं, ये वाली गिनो, गिनो 4900। भाई ऐसे लाइन गिन लो ना कितनी है जरा हॉरिजॉन्टल। जब ऐसे 9 है तो ऐसे गिनोगे क्या? 9 9 ही तो होंगी। अरे 9 ही तो होंगी, गिन क्यों रहे हो? 9C2 की वैल्यू निकालते हैं। 9C2 की वैल्यू 9 फैक्टोरियल, 9 में से 2 माइनस हुआ 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसका होल स्क्वायर कर दिया है मैंने। होल स्क्वायर क्यों कर दिया है? क्योंकि 9C2 सेम है। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन यहाँ से कट हो, गिन लो, आपके सामने चेसबोर्ड बनी हुई है। 8 तो बॉक्सेस होते हैं, लाइन को अगर यहाँ से बाउंड्री से ऊपर तक कैलकुलेट काउंट करके देखो 9 1296 आंसर है। तो अब 9 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करेंगे? 9 1296 ही हो गया जी। चलो ये होल स्क्वायर चलने देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया, और 36 का स्क्वायर हो गया 129। यानी टोटल इसमें अगर कोई रेक्टेंगल काउंट करना चाहे तो 1296 है। क्वेश्चन पता है कितने मार्क्स का? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 से ऊपर थोड़ी है।
हाँ जनरली बच्चे ही गलती करते हैं, कहते हैं अच्छा 8 स्क्वायर होते हैं 8 लाइन, 8c2 कर देते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं नहीं पूरे बनेंगे, काउंट करना मतलब मुश्किल है, आप गिन लो चाहे बैठ के कभी घर पे। क्या हुआ? अरे ये लिख दो ना 9c2 into 9c2, चेस बोर्ड तो मैंने बनानी ऐसी बना दी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो। if a plane has 10 points out of which if a plane has 10 points out of which 4 points are collinear, 4 points are collinear, find number 1 number of lines, number 2 number of triangles by joining the points. In a plane has 10 points out of which 4 are collinear, find number of lines और सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग दैम। सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान। 10c3 minus 4c3 होगा। ये कौन से पार्ट का आंसर बोल रहे हो हितेश? सर 10 पॉइंट्स पर 4। हाँ तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बोल रहे हो, नंबर ऑफ लाइंस बोल रहे हो? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स करेक्ट है, इसको सॉल्व करो। लेकिन देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, कुछ करना नहीं है इसमें, सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं कुछ। सी सॉल्व ही कर दो यार, देखो एग्जाम में करोगे नहीं क्या सॉल्व? 120 10 फैक्टोरियल का यूज ही नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो? देखो ध्यान से देखो, यूज नहीं होगा, वन और काउंट होती है। 120 आ रहे हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस 1 लाइन ओनली भाई, नंबर ऑफ लाइंस 40 लाइंस, यही तो लिखा होगा ना नंबर लाइन, चेक करो 10c2 minus 4c2 plus 1, ये लिखा है नंबर ऑफ लाइंस के लिए। 10c2 मींस 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 10 को ओपन करेंगे 10 9 फैक्टोरियल, 8 पे स्टॉप करेंगे, भव्य वैल्यू नहीं चाहिए हमें उसकी। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये 2 से गया 5, 45 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 4 into 3 into 2, इसको स्टॉप करो 2 फैक्टोरियल पे, एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल करो, 2 से ये गया, ये -6 और +1 कितने हो गए? 40। नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी 40 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे इसी तरह से 120। अब कोई मुश्किल थोड़ी है क्वेश्चन, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे लेकिन आपको। ये 120 कैसे आ रहा है ये देखो जी, स्पेस है यहाँ पे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगा सीधा सीधा 10c3 minus 4c3, बस 10c3 सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4c3 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 10 को ओपन करेंगे, 10 9 8 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, ये 7 फैक्टोरियल ऐसी रहेगा और 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकते हो आप, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से 4 को ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 पे स्टॉप करेंगे, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, फैक्टोरियल 3, ये इससे कैंसिल। इधर ये 3 से गया 2, 3 से गया 3 और 2 से गया ये 4, करेक्ट 120 minus 4, सॉरी आंसर आ रहा है 116 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, 120 नहीं आ रहा। हितेश चेक करना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखो भाई 120 नहीं आ रहे भाई, 120 तो वैसे आ रहे हैं ना 10c3 सॉल्व करके, 4 पॉइंट कोलिनियर भी तो है, वो माइनस भी तो करने हैं, चेक कर लो ना एक बार 10c, हाँ 116 आएंगे। हाँ तो माइनस तो करोगे ना 4c3 उसमें से, कब माइनस करना है? जब पॉइंट्स कोलिनियर देगा वो, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो सीधा सीधा 10c3 आंसर हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट कोलिनियर भी तो है उसमें। परसों एक क्लास और लूंगा, एक क्लास और जाएगी, चाहूँ तो देखो मैं फिनिश कर सकता हूँ उस क्लास को, हो गया मेरा काम परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परसों आप थोड़े से क्वेश्चन मिक्स ट्राई करो, आप क्वेश्चन पहचान के देखो कि कॉम्बिनेशन से आ रहा है क्वेश्चन या परमुटेशन से आ रहा है क्वेश्चन। आधी घंटे क्लास लूंगा परसों सिर्फ।
ऑलराइट जी, इधर ऑफ करते हैं ऑनलाइन बच्चों को, ठीक है। ये टर्म 2 का है, टर्म 2 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन।